जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय मेजर जनरल सुधाकर जी का। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आज आपने टाइम दिया। नमस्कार जी, हरिमोहन जी। आप बुलाए और हम ना आए तो ये कैसे बन सकता है? ये काम नहीं बनेगा। सर, ये आपका बड़प्पन है, आशीर्वाद है। प्लीज। सर, राहुल गांधी कल पार्लियामेंट में राहुल गांधी बोल रहे थे, बजट सेशन के ऊपर बोल रहे थे। अब जैसे कि राहुल गांधी की आदत है, वो जिस टॉपिक पर बोलना होता है उस टॉपिक पर तो बोलते नहीं है, बाकी सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां पका के निकल लेते हैं और फालतू की एक बहस छेड़ देते हैं कि साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा, फैक्चुअली वो कितना ठीक है कितना गलत है मैं उस पर नहीं जा रहा। और सॉरी, फैक्चुअली तो हमारे को डिस्कस करना ही पड़ेगा कि बहुत ज्यादा हमें उसके कंसेप्ट पे नहीं जाना। मुझे पता है कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि जिस पॉइंट की या जिस जगह की वो बात कर रहे हैं वहां हमारे मेरे हिसाब से हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते, तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन को तो हमें भूल ही जाना चाहिए। और अगर फिर भी ऐसा कुछ है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां तक मुझे पता है कि आर्मी का ही एक अथॉरिटी, मतलब आर्मी के ऑफिसर से ही जानते हैं कि कहां तक हमारा बॉर्डर है। उनके पास मैप होता है, वो उसके अंदर नाप तोल रखते हैं और वो जानते हैं कि वो क्या है। वो जो रिप्लाई देते हैं या वो जो इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को या हमारी गवर्नमेंट को, उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर गवर्नमेंट बताती है कि क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन क्या होता है कि पॉलिटिक्स तो करनी ही करनी है, और पॉलिटिक्स हमारी जो है इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी कंट्री का, डेमोक्रेसी का। लेकिन उसमें जब गलत फैक्ट्स आने लग जाएं तो कहीं ना कहीं कंट्री जो है वो मिसगाइड होती है। उसको मिस इन्फॉर्मेशन या यूं कहीं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना अपने आप में एक क्राइम है। अब वो पार्लियामेंट जाने में उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मेरा कुछ फैक्ट्स के ऊपर आपसे पूछने का विचार है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, मैं नहीं जानता, हमारी आर्मी को इन्वॉल्व कर दिया है। और जिस तरीके से फैक्ट्स को प्रेजेंट किया गया, गलत सही मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन फैक्ट्स को जो प्रेजेंट किया गया है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी जो कंट्री की डिग्निटी है उस पर क्वेश्चन मार्क है, मेरी आर्मी की जो स्ट्रेंथ है उस पर क्वेश्चन मार्क है। अगर ये बातें हमारे आर्मी पर्सनल्स के सामने जाएंगी, अनफिल्टर्ड रॉ फॉर्म में, अनफिल्टर्ड फॉर्म में जाएंगी, तो उनका मोराल भी डाउन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप एक उस लेवल पर सर्व कर चुके हैं जो रियलिटी के काफी करीब रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ सवालों के अगर थोड़ा सा जवाब मिल जाए, ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को ये पता लग जाए कि यार देखो, हर चीज इतनी बुरी नहीं है जितनी हमें लग रही है। हम बहुत ज्यादा फैक्ट्स पर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, बेसिक के ऊपर कंफर्म करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कि सर, सिंपल पहला क्वेश्चन, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना अभी भी 4000 किलोमीटर के इलाके में अंदर एंटर कर चुका है। हालांकि उन्होंने स्क्वायर लगाया नहीं लगाया मुझे नहीं पता। अगर वो 4000 किलोमीटर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चाइना जो है वो कन्याकुमारी में खड़ा हो चुका है, पूरे इंडिया पे कब्जा कर चुका है, क्योंकि इतना तो हमारी लेंथ ब्रेथ नहीं है। अब अगर वो ये कह रहे हैं 4000 किलोमीटर स्क्वायर, तो ठीक है, चाइना के साथ हमारा अप्रोक्सीमेट 3000 समथिंग कुछ किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। उसको अगर हम एक को लेंथ ले ले तो ब्रेथ जो है वो अलग लेवल पे आ जाती है, उसी हिसाब से 4000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी फिर भी चाइना बहुत अंदर आ चुका है और हमारा एक बड़ा इलाका कब्जा कर चुका है। और उसके बाद उन्होंने इस चीज को जोड़ते हुए ये कहा कि हम चाइना पीएम में के स्टेटमेंट में और हमारे आर्मी ऑफिसर है उनकी स्टेटमेंट में डिफरेंस है। अब क्योंकि वो डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे को कहीं ना कहीं उस डिफरेंस को समझना होगा कि क्या वो सच में डिफरेंस है या कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स हो जाता है, पंक्चुएशंस के अंदर चेंज करके मीनिंग चेंज कर दिया जाता है। तो वो जो पंक्चुएशंस चेंज करने के बाद मीनिंग चेंज किया जा रहा है या क्या है, ये समझना चाहेंगे। और तीसरा, राहुल गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा और वो एलिगेशन लगाया कि इंडिया अभी भी चाइना से 10 साल पीछे है। हालांकि मुझे आपका भी ओपिनियन पता है कि मतलब आपका मीन्स हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी कई बार कहते हैं कि हम चाइना से कई मामलों में कई साल पीछे, कंपैरेटिवली ज्यादा पीछे है। लेकिन उसके पीछे का रीजन कुछ और होगा, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या जेन्युइनली सारी की सारी गलतियां जो राहुल गांधी ने बोला वो सही है, और क्या जेन्युइनली मोदी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा
गुनहगार है, कल्प्रिट है, अपराधी है देश की के राहुल गांधी जिस तरीके से बता रहे हैं। जी सर। दोबारा तहे दिल से धन्यवाद हरिमोहन जी, आपने मुझे काबिल समझा और ऐसे सर सवालों सर सर देने लायक के लिए आपने मेरे को इनवाइट किया है। लेकिन कुछ कहने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं चंद एक पॉइंट के जरिए से। नंबर एक, मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूं, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप के बयान को या उसके ऊपर कमेंट देना मेरा कोई हक नहीं है। नंबर दो, मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो जो पॉइंट उठाए हैं, ये पॉइंट आप आसानी से लेगेसी पॉइंट्स आप बता सकते हैं, कैसा क्यों वो मैं बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट मैं कहने जा रहा हूं कि मैं भी आपके जैसे हमारे ऑडियंस की तरह रिटायर्ड हूं, मेरे पास कोई एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, मैं ओपन मीडिया के साथ अपडेट करते रहता हूं क्योंकि मैं सर्व किया हूं बॉर्डर के साथ कंप्लीट 3488 किलोमीटर तीनों सेक्टर में, तो मेरा आइडिया थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो मैं रिलेट कर सकता हूं। तो ये मेरा असेसमेंट इन्हीं चीजों के आधार पर होगा। और क्योंकि मैं कह चुका हूं एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर जो व्याख्या किए हैं उसके ऊपर कमेंट देने का हक नहीं है, लेकिन मेरा यह हक जरूर है क्योंकि मेरा ज्ञान इस विषय में ज्यादा है। हमारे देश के नागरिकों को तक पहुंचाना ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप कह रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन, मैं तो कह रहा हूं तीन किस्म की होते हैं। एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन, जो डिलिबरेटली कहा जाता है। दूसरा होता है मिस इन्फॉर्मेशन, जो इनएडवर्टेंट अनजान में मुंह से निकल जाता है। तीसरा होता है मेल इन्फॉर्मेशन, जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन डाला जाता है। ये अलग अलग किस्म की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। लेकिन जब मैं सर्विस में था, एनडीसी कोर्स कर रहा था, तब मैंने बोला था कि जब आप बुद्धिमान नहीं हो, इंग्लिश में बोला था, इफ यू कैन नॉट डैजल विथ योर ब्रिलियंस, बैफल द ऑडियंस विथ बुलशिट। गाय भैंस का जो उसका जो काउडंग होता है, उसी से ही आप उनको बैफल करिए, कंफ्यूज करिए। फैक्ट्स तो पता नहीं है किसी को, तो इसलिए वो बैफल करने की कोशिश करें। आइए सबसे पहले जो पॉइंट वो कह रहे हैं 4000 किलोमीटर, अरे भैया 4000 किलोमीटर पूरा देश का अगर आप नॉर्दर्न टिप से लेके कन्याकुमारी तक मापते हैं 3200 किलोमीटर है लंबाई। आप 4000 किलोमीटर कैसा आ गया? आप पूरा बॉर्डर को लेते हैं, वेस्ट टू ईस्ट चाइना के साथ जो बॉर्डर है 3488 किलोमीटर है। चलिए मानिए अब वो शायद 4000 स्क्वायर किलोमीटर बोलना चाह रहे थे, मुंह से निकल गया 4000 किलोमीटर। आज के दिन में मैं ये कहना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं हमारे नागरिकों को और सुनने वाले जो है, अगर कुछ हमने चाइना को दिया है, वो दिया है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो अक्साई चीन है। और अगर कुछ दिया है, हिंदुस्तान का मैप का सर्वे ऑफ इंडिया 1954 में बनाने के बाद आप देखे होंगे मैप का एक ऑरेंज कलर और एक हरा रंग का बॉर्डर है, वो कुल्लुल माउंटेन के साथ जाता है। हमारे फोर्सेस वहां तक पहुंचाना, जब आप मैप बनाते हैं फोर्सेस को नहीं भेजते हैं वहां तक, इसका मीनिंग ये है कि आपने दुश्मन को प्लेटर पे सब कुछ दे दिया। इसी का एडवांटेज लेते हुए चाइना ने अक्साई चीन को कट क्रॉस करके 279 किलोमीटर लंबाई का जो उनका वेस्टर्न हाईवे जिसको G219 कहते हैं, ये बनाया था अर्ली 50s में। 1959 तक जब लोगों को पता चल गया, हल्ला गुल्ला हुआ पार्लियामेंट में, तब जाके जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने कबूल किया था कि हाँ हुआ है। तब उन्होंने सवाल उठाया था कि वहां पे घास भी एक ब्लेड उधर जन्म नहीं होता है, तो उस इलाके में जाके हम क्या करेंगे। वो है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। और 1962 की जो लड़ाई है, लड़ाई के बाद इस सेक्टर में ईस्टर्न लद्दाख में वो वापस नहीं गए। जैसे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की तरह जो अंदर घुस आए थे, वो चले गए थे 20 किलोमीटर मैकमो लाइन से पीछे, उनके तरफ 20 किलोमीटर पीछे चले गए थे, यहाँ पे वो नहीं गए थे। तो ये जो चीजें हैं, मसला है। आइए चंद एक चीजों को ऊपर हम थोड़ा नजर डालते हैं समय को मद्देनजर रखते हुए। ये जब तक 21 अक्टूबर जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब जब उन्होंने ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया था, तब तक परिस्थिति क्या था? परिस्थिति ये था कि 15 जून 2020 के बाद 7 जगह हैं ईस्टर्न लद्दाख में जहां पे वो घुसपैठ करके अंदर आ गए थे। इस सातों जगह को हम फ्रिक्शन पॉइंट बोलते थे। 7 में से लगातार 19 या 21वां कोर कमांडर लेवल पे बातचीत कर कुरा के ये उन्होंने
5 जगह का सुलझा दिए थे, तकरीबन, पूरा नहीं। सुलझाने का मतलब यह है कि उन्होंने एक बफर जोन बनाया था। बफर जोन भी काफी कंट्रोवर्शियल है, बट कुछ तो हुआ था, उन्होंने वापस किए थे। 2 जगह रह गए थे, एक था देपसांग प्लेन और दूसरा था डेमचौक। ये बातचीत, लंबा दौर का बातचीत, उच्च लेवल तक, पॉलिटिकल लेवल पे जाने के बाद ये भी दोनों जो पेंडिंग पॉइंट्स थे, इनको भी सुलझाया गया है। उन्होंने वहां से डिसएंगेज करके वो वापस चले गए हैं। अभी 2 फेजेस बाकी हैं, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन। डी एस्केलेशन समझना पड़ेगा कि जिस मात्रा में ट्रुप्स रखे हैं, अभी उसको धीरे धीरे, जो पुराने 15 जून 2020 से पहले या अप्रैल 2020 से पहले जो उनका इकोसिस्टम या जो आर्किटेक्चर था, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, उस लेवल पे चला जाना चाहिए। वो लेवल हुआ नहीं है अभी तक, उसके लिए टाइम की जरूरत है। जो चीज पिछले 4 साल से या 5 साल से बिल्कुल आमने सामने डट के दोनों देश आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट के साथ अख्तियार किए थे, उस चीज को सुलझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका क्या, डी इंडक्शन फेज। डी इंडक्शन मतलब जो 50-60 हजार इस तरफ, 90,000 ईस्टर्न सेक्टर की तरफ आ रखे हैं, इनकी जो जो उनका ओरिजिनल डिप्लॉयमेंट एरिया या कैंटोनमेंट है, वहां पे वापस जाना चाहिए। वो होने में टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। अभी आ जाइए देपसांग और डेमचौक की बात करते हैं। देपसांग एरिया में 952 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आ गए थे। वो राखी नाला, एक नाला जंक्शन है, वाई जंक्शन, वहां पे आ गए थे। वहां आने का मतलब यह है, हमारा जो पेट्रोलिंग पॉइंट है 11, 11 अल्फा, 12, 13, ये जो 4 हो गए, एक छूट गया, वे 10, 10, 11, 11 अल्फा, 12 और 13, ये जो 5 पेट्रोलिंग पॉइंट को हमारे पेट्रोल्स को जाने के लिए वो डिनाई करते थे, मना करते थे, रोकते थे। तो अभी वो ये डिसएंगेजमेंट होने के बाद मेरे समझ के मुताबिक, क्योंकि उस एरिया में मैं खुद पैदल गया हूं इस सारे पेट्रोलिंग पॉइंट तक, तो ये हमारे पेट्रोल्स जो ओपन मीडिया में आ रहा है वो वहां तक अभी जा पा रहे हैं। ये नंबर 1 पॉइंट है। पहले वो मना करते थे, नहीं जा पा रहे थे। नंबर 2, आप आ जाइए डेमचौक। डेमचौक में भी वही है, करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। एक नाला है जिसका नाम बोलते हैं चारदिंग, 4 CHAR दिंग DI, ला होता है पास। ये पास एरिया ग्लेशिएटेड एरिया है, वहां से नाला निकलता है। वो नाला आके हमारे हिंदुस्तान की तरफ से एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं, पहाड़ी से एक नाला जाता है उसको बोलते हैं नीलुंगला नाला। ये दोनों जहां पे मिलते हैं, ये नीलुंगला नाला को पार करके हमारे तरफ आ गए थे। उसका कारण हम उसके गहरे में नहीं जाएंगे, लेकिन ओपन मीडिया के मुताबिक वो वापस जा चुके हैं। हमारा पेट्रोलिंग पार्टी इस पॉइंट तक रुका जाता था, अभी रिपोर्ट के मुताबिक ये वापस चारदिंग ला तक जा पा रहे हैं। ये हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट है। ये पेट्रोलिंग पॉइंट है क्या, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 1997 में चाइना स्टडी ग्रुप 65 पेट्रोलिंग पॉइंट इशू किया था, प्रोमलगेट किए थे, 1 से लेके 65 तक। ये ईस्टर्न लद्दाख में है। और मेरे समझ के मुताबिक ये आपस दोनों पार्टी, उससे पहले आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, 1993 में एक हमारा नरसिम्हा राव साहब जाके एक एग्रीमेंट साइन किए थे चाइना के साथ, जिसको बोलते हैं बॉर्डर पर्सनल ट्रैंक्विलिटी, BPT है, ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। ये साइन हुआ था और मतलब सब कुछ पीसफुली, सब कुछ एमिकेबली रिजॉल्व किया जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट भी डिसाइड किए गए थे। उसके बाद 1996 में CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। 2005 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ। ये बड़ा महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है 2005 का। इसका मतलब धीरे धीरे हम आगे 2012, 2013, 2005 का एक केंद्र बिंदु है हमारा दोनों देश के बॉर्डर का जो उलझा हुआ प्रॉब्लम है उसको सुलझाने का एक रास्ता निकाल के एक प्रोग्रेसिव पॉजिटिव वे में आगे की तरफ तरक्की कर रही थी। अचानक जिनपिंग आ जाते हैं प्रेसिडेंट 2013 से, फिर घुसपैठ शुरू हो जाता है, फिर गलवान होता है। जो प्रोटोकॉल साइन करके 30-40 साल तक हम उसको बरकरार रखे थे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, उसको वो पूरा बर्बाद कर देते हैं, मतलब जंग हो जाए। नाउ 21 अक्टूबर 2024 के बाद मेरे विचार के मुताबिक, मैं एक चाइना इंडो चाइना का स्टूडेंट हूँ, लेक्चर देते रहता हूँ, थीसिस वगैरह लिखते रहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा एक मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है।
पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना निहाती आवश्यक है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? कोई प्रोटोकॉल एग्रीमेंट साइन किया हुआ 30-40 साल तक अगर आप अमल करते हुए आए हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बरकरार था, उसको अगर कोई पार्टी उसको जंग कर देता है, यू टर्न लेके बोलता है ये नाकारा हो गया है, और वहां से वापस मोड़ के उसी एग्रीमेंट की तरफ ले आना, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है, दैट टू चाइना जैसे देश है। इसके लिए तो सबको ताली मानना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बड़ा एक रकम का ये अचीवमेंट है। इसी के साथ मैं एक चीज और कह देना शायद मैं सर एक चीज पूछना चाहूंगा। ये जो आप अचीवमेंट बता रहे हैं, इस चीज को ना तो गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपाती कि हाँ हमने ये अचीव किया है। अब गवर्नमेंट अचीव करते, अच्छा एक चीज जो अपोजिशन है वो क्या खेल खेलता है कि सर ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये काम गवर्नमेंट ने नहीं किया है तो आर्मी ने किया है। अच्छा अगर जो कई बार एलिगेशन लगाने हैं तो आर्मी पे लगाओ, सॉरी गवर्नमेंट पे लगाओ, और अचीवमेंट है तो आर्मी की। तो यहां पर मामला थोड़ा सा डिफरेंस है। एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, ऐसी अचीवमेंट्स में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? क्योंकि गवर्नमेंट का रोल समझना इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि मेरे जो मतलब जो जिनसे भी मैं बात करता हूँ, इवन मेरी फैमिली में हमारे ताऊजी भी आर्मी में थे, मेरे भाई यार आर्मी में हैं, तो वो ये कई बार कहते हैं कि यार हम कई बार पुराने टाइम में मेरे ताऊजी कहते थे कि जो चीज हम बॉर्डर पर जीत के आए, पॉलिटिकल टेबल पर हार गए। हमारे बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स भी ये कहते हैं कि जिस चीज को आर्मी ने लड़ झगड़ के जीता, वो हम बॉर्डर पे जो जीते हैं खून बहा के, वो पॉलिटिकल वाले हार जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो आर्मी की अचीवमेंट है, नो डाउट उनका जो सेक्रीफाइस है, वो जो जमीन को लाल करके उस अचीवमेंट को लेके आते हैं, उसमें हमारा खून भी होता है, दुश्मन का खून भी होता है, सब चीजें होती हैं। वो अचीवमेंट और उसके बाद गवर्नमेंट का एक कंट्रीब्यूशन, दोनों के बीच में क्या किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है? क्या हर फेल्योर गवर्नमेंट का फेल्योर और हर सक्सेस सिर्फ आर्मी की सक्सेस होती है? नहीं, क्योंकि मोहन जी बहुत अच्छा सवाल गिरता है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि एक आम जवान को पता नहीं चलता है कि ऊंचे लेवल उसके उसके माथे के ऊपर उसके लेवल के ऊपर कोई सारे लेवल है, उसको पता नहीं चलता है। वो बेचारा ब्लिंकर्ड है, घोड़ा जैसे भागता है ना ब्लिंकर्ड, उसका ऑब्जेक्टिव है दुश्मन का पहाड़ी के ऊपर बैठा है, उसको बर्बाद करना है किसी भी। वो उतना ही देख पाता है, उससे बाएं और दाहिने जो है वो देख नहीं पाता है, इसका ऑब्जेक्टिव को आगे देख नहीं पाता है। क्योंकि मैं मेजर जनरल रैंक से रिटायर हुआ हूँ, एमओ में रहा हूँ, मिलिट्री ऑपरेशन सबसे हाईएस्ट डायरेक्टरेट होता है। साउथ एशियन टाइम न्यूयॉर्क के लिए मैं आर्टिकल लिखता हूँ। एक आर्टिकल लिखने के लिए आपको खुद को ही पता है कितना मेहनत करना पड़ता है। अभी मेरे को स्पेशल लेक्चर के लिए बुलाते हैं ऑन इनविटेशन इंडियन डायस्पोरा के लिए, जगह जगह मैं ये करता हूँ, लेक्चर भी देते रहता हूँ, टीवी में आता हूँ, तो मेरा जानकारी थोड़ा सा ज्यादा उससे है। शायद जो भी आपको ये बताया है कि हम लड़के आते हैं, खून बहा के आते हैं, पॉलिटिशियन दे देते हैं, ये ज्यादातर एक जवान या ऑफिसर जो गहराई में नहीं जानते हैं, ये हाजीपुर पास के बारे में बोलते होंगे। हाजीपुर पास जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हो, 2 बार जीते हैं, दोनों बार हमने वापस किया है। और दोनों बार अगर आप गहराई में जाएंगे, उसमें हिंदुस्तान का कोई कोई पावर था ही नहीं। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का प्रेशर, 1965 की लड़ाई में शायद बहुत कम लोगों को, बहुत अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, पता नहीं होगा। यह अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इंटरवेंशन, ताशकंद एग्रीमेंट जो हुआ, ये ताशकंद एग्रीमेंट के मुताबिक प्री 1965 लड़ाई से पहले जो जिसका स्थिति था वहीं पे सब वापस किए थे। ये हमारे हाथ में कुछ था नहीं, ये एग्रीमेंट ऊंचे लेवल पे आया था यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन की वजह से। तो ऐसा हालत में एक जवान अगर बोलेगा साला हम खून बहाए, तो ये हो गया एक मसला, उसको हल कर दे। दूसरा चीज जो बता रहे हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, देश एक ही है, हम अनेक हो सकते हैं लेकिन देश एक ही है। बॉर्डर एक ऐसा मसला है, उसमें देश की एक 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 अकाउंटेबिलिटी आ जाता है। जब आप देश बोलते हैं, उसमें साथ छोटे छोटे अंग प्रसंग जो होते हैं ना, वो बहुत सारे ये टूल्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं देश की इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। आर्मी एक छोटा सा टूल है, इसी तरह सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, अलग अलग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसीलदार से उधर, ठीक है ना। सो इस किस्म की है, एजुकेशन सिस्टम है, रोड बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट काम करे। सो अलग अलग अंग है उसमें देश के जुड़े हुए हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि
किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये कलेक्टिवली, ये कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी आता है बॉर्डर के मसले में। बाकी चीजें जो है हाथ पैर मारो आप, जो भी कुछ हो, पत्थर फेंको, जो कुछ करना है, लेकिन बॉर्डर के मसले में मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं, उसमें देश की अकाउंटेबिलिटी, नरेंद्र मोदी का सरकार जो है वो है अकाउंटेबल। उसके साथ जुड़े हुए हैं इंडियन आर्मी, जो भाषा इंडियन आर्मी कहता है वही नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी कहता है वही भाषा आर्मी कहता है। ये लोग जो उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कम समझाव की वजह से। मैं ट्रैक टू में था, मेरे ट्रैक टू में एक मैडम थे जो हिंदू न्यूज़पेपर में लिखते हैं आर्टिकल। वे अपना चाइना का पूरा जब प्रेजेंट किया, ये क्लोज रूम में डिस्कशन होता है, तब उनका मुंह से निकल, इतने पढ़े लिखे अच्छे परिवार के होने के बावजूद एडिटोरियल लिखते हैं, कि क्या बकवास कर रहे हैं आप जनरल साहब, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मैं क्या, ठीक है मैम, अगर पता नहीं है मेरे को कह रहे हो, मैं ग्राउंड में किया, अगर पता है तो वो सरकार तो बोल रही है कि भाई कोई घुसपैठ नहीं हुआ है, आप कह रहे हो कि आप भी इसी तरह बोल रहे हो घुसपैठ नहीं हुआ है, अभी भी फिर भी बोल रहे देपसांग में बैठे हैं, इधर बैठे हैं। तो देखिए, इतने पढ़े लिखे एक मैडम है, विद्वान है, अच्छे परिवार के हैं, जर्नलिज्म पिछले 40 साल से कर रहे हैं, इस किस्म के ग्लू स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देपसांग और जो डेमचोक है, ये एक लेगेसी पॉइंट, ये माना नहीं जाता, हकीकत है। अगर कोई पॉइंट के ऊपर उंगली उठाना चाहिए वो है अक्साई चीन, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर दिया आपने, क्या किया? अगर उठाना है तो वो जो षष्ठ वैली है, 5,180 स्क्वायर किलोमीटर, पाकिस्तान ने सीड किया था चाइना को 1963 में, उसके बारे में उंगली उठाना चाहिए। जब आपका और मेरा घर आप बनाते हैं, मकान बनाते हैं, मकान का कोई अगर बाउंड्री वॉल नहीं है, ठीक है, तो कोई अगर अनजान व्यक्ति, कोई बंजारा कोई घूम रहा है, आके आप कहते हो ये मेरा प्रॉपर्टी है, अंदर आके एक तंबू लगा के बैठ जाता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका प्रॉपर्टी? आपका प्रॉपर्टी की पहचान होना निहायत जरूरी है। चाइना और हिंदुस्तान के बीच में भाई बॉर्डर ऐसा कोई म्यूचुअली एग्रीड बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां तक वो रुक गए थे 1962 की लड़ाई में, वो जगह उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जहां तक हम रुक गए थे, ये हमारा परसेप्शन, या हम थोड़ा अगर पीछे हैं, हम कह रहे हैं 1997 में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है, वहां तक जाना चाहिए। मेरा समझ के मुताबिक ये जो 65 पॉइंट किए गए हैं, चाइना के साथ बातचीत करने के बाद, सलाह मशुरा करने के बाद, म्यूचुअली एग्री होने के बाद ये पॉइंट्स रिलीज किए गए होंगे। और हाँ, राहुल गांधी जब ये लूज स्टेटमेंट हो, या हो सकता है उनके पास कुछ ठोस सबूत हो, एक पॉइंट में इधर दोहराना चाहता हूं, ये जो 65 पॉइंट है, करीब साल 1.5 साल पहले आईटीबीपी या कोई एक पुलिस ऑफिसर ने कोई एक थीसिस लिख के रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट विड्रॉ कर लिए थे नेट से बाद में। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट है जहां पे पीएलए हमें अलाउ नहीं कर रहा है जाने के लिए। ये उसका स्ट्रेटेजी है, सलामी स्लाइसिंग का स्ट्रेटेजी। उसका बुनियादी हिस्टोरिकल स्ट्रेटेजी ये कहता है कि दुश्मन को आने मत दो। जब वो नहीं आ पाता है तो आप उसका लॉजिक और आर्गुमेंट ये बिठाइए, वो है ना 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी बोलते हैं, मीडिया, लीगल और तीसरा है परसेप्शन मैनेजमेंट। तीनों को वो लगाता है इसमें। जब आपका पेट्रोल को रोक लेता है, तब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जहां पे कोई जनबस्ती है ही नहीं, हैबिटेशन है नहीं, वहां पे कोई ना गाय भैंस जानवर, कोई आपका पश्मीना जो गोट है, कोई हलचल हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा जगह पे जो नियरेस्ट पोस्ट है, जिस देश का नियरेस्ट फोर्स है, उसका हक बनता है वहां तक उसको कब्जा करने का या डोमिनेट करने का। ये देखिए उसका थ्योरी है सलामी स्लाइसिंग का। तो उसको बीट करने के लिए ये बड़ा अच्छा एक कदम है। हो सकता है कि राहुल गांधी ये जो 26 पॉइंट के आप जोड़ जाड़ के 4,000 स्क्वायर किलोमीटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे विचार में ये गलत है। तो जो भी चीज, बॉर्डर का मसला एक सेंसिटिव मसला होता है। चाइनीज बहुत हमारे इंडियन मीडिया से डरते नहीं है, ये नफरत करते हैं। जो चीजों को आमने सामने इन कैमरा बात करके सुलझा जा सकता है, इस तरह लूज स्टेटमेंट देना, सिर्फ मैं एक कारण की तरफ पॉइंट कर सकता हूं, वो है चाइना का एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट, वो माओ सी तंग ने स्टार्ट किया था करीब करीब 1922-24 के बीच में। किसके खिलाफ? कम्युनिस्ट वालों ने ये संस्था को स्टार्ट किए थे, उनका जो आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। क्या काम था उनका? काम था कि वो जो आरओसी के अंदर घुसपैठ करके उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके मन में बदलाव लाना। नंबर 2, उनका जो मीडिया की संस्था थे उसके अंदर पेनिट्रेट करके नैरेटिव चेंज करना। नंबर 3, उनका जो इलेक्शंस होते हैं
वो इलेक्शन के माध्यम से उसको मैनिपुलेट कर रहा है। इसी तरह 5-10 और चीजें हैं। तो वही चीज 5 अगस्त 2019 को जब आपने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, 70 एंड 35 अल्फा, उसी दिन से मेरे पढ़ाई के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, मेरे समझ के मुताबिक यही मेरे को जानकारी मिलती है कि ये जो संस्था काफी डोरमेंट, काफी लो प्रोफाइल में था, उसको हेवी बजट एलोकेशन हुआ है। वो हेवी बजट एलोकेशन 5 अगस्त के बाद 9 अगस्त को अगर चेक करेंगे, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर साहब मिस्टर कुरैशी भाग के गए थे उधर हवाई जहाज लेके, 2 दिन तक रहे। 9-10 अगस्त चेक करिए, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। 11 तारीख को वापस आए थे शायद मिलने के बाद। सारे टॉप क्लास लीडर चाइना के साथ मिले थे कि उन्होंने ये जो एब्रोगेट किया है आर्टिकल 370 35 अल्फा, अभी हमें मिलजुल के कोई डट के कोई ऐसा काउंटर स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए ताकि हिंदुस्तान हिल सकता। बांग्लादेश उसी का ही एक स्ट्रेटेजी है, एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ। ये जो हो रहा है अभी जो लगे उसी का एक स्ट्रेटेजी है। अक्साई चीन में 2 काउंटी का नाम आपने सुना है, उसी का एक हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र ग्रेट बैंड में जो डैम बनाने के लिए वो बता रहे हैं $137 बिलियन अगले कोई सालों में बनाएंगे, ये उसी का एक स्ट्रेटेजी है। तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये बड़े बड़े स्ट्रेटेजी दुश्मन का एक काफी गहरा जड़ तक अंदर घुस के हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में है। इसमें ना पड़े। मेरा तो सुझाव है, हम एक रिटायर्ड सैनिक है, मैं सुझाव दे सकता हूं हमारे लीडरशिप को कि ऐसा मसला कोई आता है, पार्लियामेंट में आप मान के चलिए कोई ना कोई मोल है, चाइनीज मोल। ओपन मीडिया आपका तो सब कुछ है, लिबरल डेमोक्रेसी, हर एक चीज मीडिया में जाता है, कोई छुपा तो नहीं हो। तो इसीलिए ये इंटरफेरेंस चाइना की तरफ से जरूर हो रहा है। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप भी इसमें फंस गया है, उनको पता नहीं चल रहा। शायद अगर पता चल रहा है, ये जानबूझ के ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। बैक टू हरिमोहन जी। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी ने संसद में जो भी बोला उसके ऊपर आपको एक थोड़ा गुस्सा ज्यादा है कि यार तुम क्या कर रहे हो, सच्चाई तुम्हें पता नहीं है और तुम बोले जा रहे हो। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं बार बार बात करता हूं, एक लाइन आपकी रिपीट होती है और मैं चाहूंगा अगले 2-3 मिनट में आप उसका जवाब दीजिएगा। आपका बार बार लाइन आती है, चाइना हमें अलाउ नहीं करता है। जब हम एक वर्ड यूज करते हैं अलाउ, तो इसका मतलब अथॉरिटी उसकी है एंड वी आर डिमांडिंग समथिंग। अब ऐसी सिचुएशन में वो डोमिनेट करता हुआ नजर आता है। क्या ऐसी कुछ जगह हैं जहां हम भी कब्जा करके बैठ जाते हैं और हम अलाउ नहीं करते कि तू नहीं आएगा, या सिर्फ वही ऐसा अलाउ नहीं करता है और हम कुछ ज्यादा डिसिप्लिन में रह जाते हैं? अब देखिए, ये जो 15 जून 2020 को जो मुठभेड़ हुआ, उसके बाद जो कैलाश रेंज पे हम बैठे थे, जो भी मसला सुलझे गए हैं, कैलाश रेंज एक ऐसा डोमिनेटिंग हाइट है। रेजांगला जो पास बोलते हैं ना, जहां पे हमारा साइड से आप चाइना की तरफ काफी गहराई में, बहुत डेप्थ में देख सकते हैं। वो हिल गया था चाइना कि यहां आके इनका टैंक्स कैसे पहुंच गए, वो हाथ पर पकड़ने वाले सिचुएशन था। इसी तरह अगर ईस्टर्न सेक्टर की तरह देखोगे, ईस्टर्न सेक्टर में यांगसे एक जगह है। वांगडोंग जब हुआ 1986-87 में, जब घुसपैठ कर लिए थे, तो उसका एक क्यू तुरंत ही पहले यांगसे सेक्टर में एक पेट्रोलिंग, असम राइफल का पेट्रोल जाता था तुरंत, विद इन आई थिंक 2 या 3 दिन के अंदर एक बटालियन गई थी। एक मेरे रेजिमेंट का एक बटालियन था, 8 माह, वो जाके एक यांगसे सेक्टर का पहाड़ियों के ऊपर उन्होंने डिफेंस अख्तियार किया। वहां से जब आप बैठ जाते हो तो चाइना के जो अंडरबेली, जो आपको कुंगरी हिल या बुमला पास से दिखता नहीं है, वो चीजें इधर से दिखते हैं। वो हिला हुआ है चाइना, इसलिए बार बार कह रहा है इधर से आप हटो। पहले हमारा याक्स जो है, उनके जानवर आते थे ग्रेजिंग के लिए हिंदुस्तान की तरफ, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाइना को कभी अलाउ नहीं करना। इसी तरह मेरे हिसाब के मुताबिक 27 पॉइंट है, 27 इससे ज्यादा हो सकता है, जो फ्लैश पॉइंट होता है 3488 किलोमीटर में। हर 27 पॉइंट का एक क्यू ऐसा है हिंदुस्तान के पास, जो हम उसको काउंटर इफेक्टिवली करते हैं। वो नहीं चाहता कि हम वहां बैठे। डीबीओ की बात बताइए, डीबीओ में आपका एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप है। अरे 100 मीटर नहीं तो ज्यादा 500-700 मीटर दूरी पे उनका ट्रूप्स बैठे हैं, उन्हीं के सामने हमारा हवाई जहाज लैंड होता है उधर, C-130, C-17। ठीक है नहीं, ये भी तो उनको कहना कि चुप रहा है। तो इसी तरह बहुत सारे जगह हैं। ये जो डीएसडीबीओ एक रोड बनाया हमने, डीएस दुर्बुक शोक
डीबीओ रोड, और they 200 told it Gurmukh Shok वगैरह something। ये चाइना क्यों हिला हुआ है? ये जो रोड आपने बनाया उसका जो वेस्टर्न हाईवे के साथ साथ पैरेलल जा रहा है, कहीं पे 25 किलोमीटर, कहीं से 125 किलोमीटर दूर है, ये बहुत ही एक मिलिट्री साइंटिस्ट को या साइंस स्टूडेंट को ये बहुत चीजें ये जाहिर करता है। इससे ये कहता है कि भाई आप सरप्राइज को रिटेन करते हुए कभी भी आप अटैक कर सकते हो। प्लस उसका पॉइंट किस तरफ, काराकोरम पास की तरफ जा रहा है। आप वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाइडुला को आप कैप्चर कर सकते हो, काशगर को आप थ्रेट कर सकते हैं। आप उसका एक कुंजरा पास है जिससे आप उसका जाता है, काराकोरम का जो हाईवे है उधर से जाता है, उसको आप थ्रेटन कर सकते हो। शस्कम वैली है 5,180 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है, उसको भी आप थ्रेटन कर सकते हैं। तो इसलिए वो हिला हुआ है। तो बाकी जो रह गया, एक सवाल आपने पूछा था क्या हम 10 साल पीछे हैं? देखिए, मैं एक चीज इधर क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। 1991 को हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का परिस्थिति क्या था? हिंदुस्तान का फॉरेक्स रिजर्व $1 बिलियन से कम हो गया था। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 13.6 या 13.7 था, ठीक है नहीं? हमें कोई सारे टन्स ऑफ गोल्ड जाके प्लेस करना पड़ा लंदन में, तब जाके हमारा जो मंथली एक्सपेंडिचर, ऑयल जो इंपोर्ट किया जाता है और भी बाकी चीजें हैं, उसके गुजारा के लिए हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट किए थे, ठीक है नहीं? उसी समय हमारा जीडीपी था, इफ आई रिकॉल करेक्टली, 262 बिलियन। चाइना का जीडीपी था 350-360 बिलियन के करीब उस समय, ठीक है नहीं? आप आ जाइए 2007 को, आप कहां आप 250 बिलियन डॉलर से स्टार्ट करके 1991 में आप 2007 को $1 ट्रिलियन का एक जीडीपी बनाते हैं। 2014 को आपका यही जो 1 ट्रिलियन ये बन जाता है 2 ट्रिलियन। 2019 को 2.5 या 2.7 ट्रिलियन बन जाता है। 2024-25 को आपका 3.9 ट्रिलियन बन जाता है। लेकिन चाइना का देखिए स्पीड क्या है। 2007 को उसका 3.5 या 3.4 ट्रिलियन बन गया था। 2010 तक ये 5 ट्रिलियन, 2014 तक 10 ट्रिलियन। उसका देखिए कितना स्पीड पे जा रहा है। उसका कोई कारण है। इट इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। डिसीजन मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन टेक्स टाइम। वो डिसीजन मेकिंग में बहुत तेजी है, इंप्लीमेंटेशन में दे आर वेरी रूथलेस। तो इस कारण की वजह से उनका जो इकोनॉमी डेवलप हुआ है, 30 साल का इकोनॉमी, इट वाज एट अ डबल डिजिट। उन्होंने 877 मिलियन पीपल जो बिलो द पॉवर्टी लाइन थे, यही 1991 से लेके 2017 तक सबको दे हैव लिफ्टेड देम अप फ्रॉम बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना? इट्स अ बिग अचीवमेंट। प्लस उनका जीडीपी देखिए कितना है आज के दिन में। आज के दिन में 18.55 के आसपास है। तो हमारा जीडीपी कितना है? 3.93 या 4 ट्रिलियन आप मान के चलिए। तो ये उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। पैसा जो कमाया है उसने इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी में। हिंदुस्तान तो 2014 से ही स्टार्ट किया है। उससे पहले क्या किया आपने? तो ये जो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये जो एक प्रोग्रेसिव आइडिया इंप्लीमेंट किया गया है, मेक इन इंडिया, 2014 को स्टार्ट हुआ है, या आत्मनिर्भर भारत कोविड के टाइम में 2020 मई को शायद स्टार्ट हुआ था। ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाना है। 2013-14 में 15 पॉइंट समथिंग था। अभी जो 2024-25 में कोई जगह 17% मिलता है। मेरे रिसर्च के मुताबिक 15.9% मिलता है। तो ये क्यों नहीं पिकअप करा? पिकअप नहीं होने का कारण ये है कि आज के दिन में हिंदुस्तान का यूथ बल्स बहुत ज्यादा है, नंबर एक। हमारा क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई काबू नहीं है। विश्व में अगर 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, जाने माने एक्सेप्टेबल है, उसमें से चाइना लीड कर रहा है 57 में, ठीक है नहीं? तो ये चीजें अभी नहीं स्टार्ट किया, उसने डेंग जाओपिंग से स्टार्ट हुआ 1979 से, तब से स्टार्ट किया है। आप तो जगह हो भैया वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। एक्चुअली आपका प्रोग्रेस देखोगे, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वो एक फेज आता है 2004 से लेके 2011 के बीच में। इसमें इकोनॉमी बूम हो रहा था हमारा। तो अगर उसको आप स्टार्ट पॉइंट लेते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना निहायत आवश्यक है। हम तो अभी स्टार्ट किए हैं। एक्चुअल जो इम्पेटस से दिखा जाएगा ये अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने। मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस का नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिकल, एक मिलिट्री जनरल हूं। मेरे लिए वो पार्टी है जो नेशनल इंटरेस्ट की बरकरार या उसको देखभाल ठीक कर सकता है, वो मेरा पार्टी है।
ठीक है नहीं। सो इसमें मैं कोई भाई बंदी ये ऐसा स्टेटमेंट देना नहीं चाहता। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट में कहना चाह रहा हूं कि ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभी शुरू हुई है। पिछले साल 2024 का अगर रिकॉर्ड देखेंगे 2.5 बिलियन या 21,700 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया गया है डिफेंस प्रोडक्शन जो हमारे हुए हैं। इस साल उम्मीद किया जा रहा है कि ये जल्दी से जल्दी करेंगे और आज के दिन में हमारा एक्सपोर्ट एवरेज, नेशनल एवरेज एक्सपोर्ट आ रहा है $451 बिलियन। टारगेट देश ने यह रखा है कि 2030 तक इसको बढ़ा के $2 ट्रिलियन पहुंचना है। $2 ट्रिलियन पहुंचने के लिए आपके पास इकोसिस्टम ये बराबर डेवलप होना निहायत आवश्यक है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम यह है कि सरकार ने 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर करीब करीब 28,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं। 12, पहले 2 होते थे, तमिलनाडु और कानपुर, अभी 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहचाना है, पैसा इन्वेस्ट हुए हैं। नंबर 2, हमारे पास 13 पोर्ट्स है, मेजर पोर्ट। चाइना के पास 34 मेजर पोर्ट है। नंबर 3, हमारे पास माइनर पोर्ट है 199, कोई जगह आपको 217 मिलेगा, बट एक्चुअली 199 माइनर पोर्ट्स है। चाइना के पास 2000 से ज्यादा पोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, आपके पास करीब है 1,500 जहाज है। विश्व में टोटल कार्गो शिप्स हैं 1,20,000। 1,20,000 में से 1,500 हिंदुस्तान के जहाज हैं। बाकी जो रिक्वायरमेंट आपको यह समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के जो एक्सपोर्ट है 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट ये मैरीटाइम रूट से होता है। मैरीटाइम रूट से करने के लिए आपके पास पोर्ट्स की कमी है, माइनर पोर्ट्स की कमी है। जहाजों की जो डिपेंडेंसी है 95% डिपेंडेंसी इज ऑन फॉरेन वेसल्स। आपका डिपेंडेंसी हिंदुस्तान के जो जहाज है, कार्गो शिप्स है, वो सिर्फ 5% है। तो इसलिए सरकार ने इसके ऊपर पैसा खर्चा किया है। अभी इसी बजट में करीब 24 या 25,000 करोड़ उन्होंने अलॉट किया है शिप बिल्डिंग के लिए। इसी तरह पोर्ट, एक नवी मुंबई है, उस पोर्ट को उसको बढ़ाया गया है। आज के दिन में उसको मेजर किया जाता है 4.8 मिलियन TEU। ये है हमारा कैपेसिटी। चाइना का कैपेसिटी बहुत सारे गुना ज्यादा है। ये 4.8 ट्रिलियन से बढ़ा के एक बर्धमान एक जगह है 100-150 किलोमीटर दूर नॉर्थ ऑफ मुंबई, अभी 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है सरकार ने। वो जो जगह है उसका TEU बढ़ जाएगा 24.3। चाइना का मेरे ख्याल से है 77 मिलियन TEU या उससे ज्यादा होगा, एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं आ रहा है, या 177 मिलियन है। हमारा 4.8 मिलियन लेके बैठे हैं। तो ये इन चीजों के ऊपर अभी ध्यान आ रहा है। हमें अगर $30 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी का एक ग्लोबल पावर बनना है 2047 तक, पर कैपिटा इनकम अभी $2,700 है पर इंडिविजुअल। अगर उसको बढ़ा के 18,000, ग्लोबल पावर बनने के लिए $18,000 कम से कम होना चाहिए। हालांकि IMF कहीं पे लिख के दिया है $13,648 पर कैपिटा इज द बॉटम लाइन रिक्वायरमेंट टू बिकम और अटेन द ग्लोबल स्टेटस। हमारा टारगेट है $18,000 पर कैपिटा अचीव करना है, $30 ट्रिलियन बनना चाहिए, तब जाके आगे की तरफ। उसको बनने के लिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना निहायत आवश्यक है। इंटरनल स्टेबिलिटी की जरूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, और हमारा सिक्योरिटी को बरकरार रखना निहायत आवश्यक है। ऐसा वातावरण जैसा हिंदुस्तान के चारों तरफ हो रहा है, मेरे ख्याल से मेरा सुझाव सबके लिए, ना सिर्फ पॉलिटिकल क्लास बल्कि हर सिटीजन का, सभी का एक दायित्व है, एक ड्यूटी है नेशन बिल्डिंग। सबको सूझबूझ के मुंह से कोई चीज लफ्ज निकलने से पहले हमें सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हो और इसका प्रतिक्रिया क्या हो सकता है। इसका दुश्मन नाजायज फायदा उठा रहा है और हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की प्रयास नहीं, सक्सेसफुल हो रहा है। बैक टू हरिमोहन जी। सर, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि हाँ, सिचुएशंस काफी ज्यादा इतनी बुरी, ठीक है बुरी है, इतनी बुरी नहीं है जितनी हमें लग रहा है। मेन बात है क्या हम एफर्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एफर्ट ना कर रहे हो। अच्छा, उसमें खास बात यह, जब हम एफर्ट नहीं कर रहे थे तो डिस्कशन भी नहीं था। अब हम एफर्ट कर रहे हैं तो डिस्कशन है, और डिस्कशन है तो कम से कम लूप होल्स पता लग रहे हैं, डायमेंशंस पता लग रही हैं। जब एफर्ट ही नहीं था और डिस्कशन ही नहीं थी तो ठीक है, आग लगो बस्ती में टाइप की बात है कि लगेगी तब लगेगी, अभी छोड़ो, हमें सोने दो। तो ऐसी सिचुएशन में अब अच्छा है डिस्कशंस हो रहे हैं और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो इम्प्रूवमेंट करेंगे भी। सर, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज को समझाया।
थैंक यू वेरी मच सर। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप ऐसे ही टाइम देते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you.